समझे ना, जंगल में एक ही शेर होता। क्या आप अखिल भारतीय स्तर पे लाइक माइंडेड पार्टीज, लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ करके कोई मूवमेंट चलाएंगे? ये देखिए भाई, ये मसला पूरे देश का है। ये मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के हद तक नहीं है। बीजेपी, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो हमारे हिंदू भाई हैं, सिख भाई, अफगानिस्तान के, उनको आप सिटीजनशिप दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म वीजा दे रहे हैं, देते रहिए, उसको कोई रोक नहीं है सिटीजनशिप देने से उनको। ये आप कानून इसलिए बना रहे हैं ताकि देश में फ्यूचर में जब आप एनआरसी और एनपीआर करेंगे, आप स्टेटलेस बनाना चाहते हैं भारत की सब 17 करोड़ मुसलमानों को। आप सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये आपने आसाम में किया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, जो 10 से 12 लाख हिंदू भाई बहन का नाम नहीं आया। क्या बीजेपी उनको सिटीजनशिप देगी? नहीं देगी। जो 1 लाख से 1.5 लाख मुसलमानों का नाम नहीं आएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगी उनको। सर, आपके विरोध का रोड मैप क्या है? क्या आप विरोध का रोड मैप आपसे कह चुके हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, हम हैदराबाद की जनता इस CAA कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। पोलराइज कर रहे हैं। क्या पोलराइज कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मैं एक आपको बोल रहा हूं, इसमें पोलराइज कौन कर रहे हैं? पोलराइज तो बीजेपी कर रही है। 4 साल से आप नहीं किए। चुनाव जैसे आ गया, नरेंद्र मोदी को ख्याल आ गया। शशांक जी, ये इतनी सारी चीजें बताई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कोई मुख्यमंत्री इस केंद्रीय कानून का, मतलब जो संसद ने पास किया हो, उसका विरोध कर सकते हैं? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? उनके पास इस तरह की कोई संवैधानिक शक्ति है कि वो केंद्र के पास किए गए कानून को, संसद के पास किए गए कानून को ना अपने यहां लागू ना करने दें? ऐसा हो सकता है? धीरेन्द्र जी, 2 बातें हैं। पहला कि विरोध क्यों कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां या राजनीतिक लोग, दूसरा किस आशय से या किस संवैधानिक प्रोविजन से कर रहे हैं। जैसा आपने पूछा, विरोध क्यों कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी जिनकी सरकार दिल्ली और पंजाब में है, वो विरोध कर रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसके अमानतुल्लाह खान इस देश के रोहिंग्याओं को 10-10 हजार रुपए जब बांट रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने जाके कहा था कि कम से कम 50,000 रुपए तो दो, 10,000 से क्या होगा इनका। वो आज कह रहे हैं कि हम कैसे इन लोगों को लाने की बात सोच रहे हैं, हम इनको नौकरियां कैसे देंगे, जिनको हम लाने की बात कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हैं उनको नहीं दे पा रहे तो बाहर वाले को कैसे देंगे। इनको ये बात नहीं मालूम है, इन्होंने सीए का कानून नहीं पढ़ा है। सीए के कानून में किसी भी नए व्यक्ति को लाने की बात नहीं की गई है। उसमें कहा गया है कि 2014 के 31 दिसंबर तक जो इस देश में आ गया था और इस देश में रहते रहते उसे 6 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, तो उसको 11 साल का जो एक टाइम पीरियड होता है वो नहीं फॉलो करना पड़ेगा, उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो टेक्निकली हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो किसी नए व्यक्ति को लाने की बात तो हो ही नहीं रही। दूसरा, केरल के मुख्यमंत्री हो या बंगाल के मुख्यमंत्री हो या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, जो कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, या उनके मंत्री कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे, उसका वो रीजन क्या दे रहे हैं? उसका वो रीजन दे रहे हैं कि फेडरलिज्म, क्योंकि मैं देख रहा हूं ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चल रहा है कि हम फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं। इनके साथ दिक्कत यह है कि ये प्रियम्बल को पढ़ के इस देश का और सोचते हैं कि इनको संविधान की पूरी जानकारी है, ये आगे का चैप्टर पलटते ही नहीं है, जबकि चैप्टर शुरू होने से पहले प्रियम्बल आता है 1 पन्ने का। असली कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रियम्बल के बाद शुरू होता है। प्रियम्बल के बाद के चैप्टर में क्या लिखा हुआ है? प्रियम्बल के बाद के चैप्टर में लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट क्या होगा, स्टेट लिस्ट क्या होगा और कंकरेंट लिस्ट क्या होगा। ये जो सिटीजनशिप का मामला है, ये यूनियन लिस्ट का मामला है। 17वें नंबर पे आता है सिटीजनशिप, 18वें नंबर पे आता है, 19वें नंबर पे आता है, 20वें नंबर पे आता है, जो भारत सरकार तय कर सकती है इस देश में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, कैसे रहेगा, किस हैसियत से रहेगा। भारत सरकार को अगर किसी देश से कोई समझौता करना है, वो केंद्र सरकार का रूप है, उसमें राज्य सरकारों का कोई भी रोल नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे या हम लागू नहीं होने देंगे, इनको राजनीतिक ज्ञान तो जैसा भी रहा हो, लेकिन संवैधानिक ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और शायद यही कारण है धीरेन्द्र जी कि सुप्रीम कोर्ट में इतने केस लंबित हैं, फिर भी इनके जैसे
कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए लोगों को भी इस तरीके की टिप्पणी करनी पड़ी, जो कि ओछी है। ओछी इसलिए कहता हूं कि जिसका कोई लॉजिकल एंड नहीं है। अगर ये कोई ट्रोलर बोले सोशल मीडिया पे तो समझ में आता है, ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग हैं जिनके साथ आईएएस आईपीएस लोग खड़े रहते हैं हर टाइम असिस्ट करने के लिए। अगर कोई कह दे कि खाली पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। ये ऐसा कोई विषय नहीं कंकरेंट लिस्ट वाला जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों की भागीदारी हो, जैसे कि एजुकेशन जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों सोचता है। कुछ लिस्ट होता है जो सिर्फ स्टेट का होता है, जैसे कि हेल्थ या लैंड या पुलिस जो सिर्फ स्टेट का होता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बंगाल पुलिस को केंद्र सरकार डायरेक्शन दे दे, या तमिलनाडु की जमीन के बारे में केंद्र सरकार अपना निर्णय दे दे? नहीं हो सकता है। उसी तरीके से सिटीजनशिप केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो इस तरीके की टिप्पणी देना गलत है, अनैतिक है। दूसरी बात, इसमें कोई भी कानूनन गलत नहीं है। कानून गलत तब होता जब हम इसमें कोई एम्बिग्यूअस चीज रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने जब भी कोई मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट कई बार जब किसी कानून को निराधार या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के खत्म करता है, तो क्या देखता है, क्या इससे किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है? तो देखा जाए इस कानून में भारत के रहने वाले किसी नागरिक को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो किसको फर्क पड़ता है? जो विदेश से आ रहे हैं। तो विदेश से इस देश में कौन आ रहा है ये कौन डिसाइड करेगा? अगर कल को धीरेन्द्र जी को अमेरिका जाना होगा तो ये कौन डिसाइड करेगा कि उनको वीजा मिलना चाहिए कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। इसमें कोई भारतीय कुछ नहीं कह सकता है। इसी तरीके से आज इसमें सिटीजनशिप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और किसको किस आधार पे किस किस तरीके से मिलना चाहिए, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, सिटीजनशिप एक्ट में बड़ा क्लासिफिकेशन क्लियर किया हुआ है। 3-4 तरीके के सिटीजनशिप होते हैं, ये एक 5वां तरीके का हमने दिया है। क्यों दिया हुआ है इसका भी आधार है। गांधी से लेके और सरदार वल्लभ भाई पटेल तक ने अलग अलग समय में प्रॉमिस किया था कि हम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इस राष्ट्र का बंटवारा हुआ था और जो लोग छूट गए थे उनको वापस लाने के लिए। क्यों लाना पड़ रहा है? इसलिए लाना पड़ रहा है कि वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कि हम क्रिश्चियन को क्यों ला रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं को क्यों नहीं ला रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र की बात है। देखिए, यहाँ पे रिलीजन नहीं है, इसीलिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं और यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो ये देश क्या करे? एज अ बिग ब्रदर, एज अ कंट्री जिसका बंटवारा ही इस नाम पे हुआ था कि हमारे को अलग जमीन दे दो और हम यहाँ रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीतिक परिपक्वता है। आज मैं डॉक्टर शशि थरूर का बयान देख रहा था, वो तो संयुक्त राष्ट्र से आए हुए। धीरेन्द्र जी बस एक सेकेंड, संयुक्त राष्ट्र से आए हुए हैं डॉक्टर शशि थरूर, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, 3 बार से सांसद, 2 बार सांसद, तीसरी बार अब चुनाव लड़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मुझे सीए से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसमें रिलीजन एंगल नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान में जन्मा मुस्लिम व्यक्ति अगर प्रताड़ित है तो वो भारत राष्ट्र में आने में उसको क्या दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत नहीं है, प्रताड़ित है, मुसलमान है तो वो भी आ सकता है। सिटीजनशिप एक्ट उसके लिए भी खुला हुआ है, 11 साल प्रतीक्षा करेगा, जैसे अदनान सामी को मिला है उसको भी मिल सकता है। लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत नहीं, ये भारत सरकार की प्रोवेगेटिव है, भारत सरकार किसको प्रायोरिटाइज करे। जी, देखिए, मैं अनुपम जी के पास जाऊंगा कि लगातार गाजा को लेकर शहरों में लंबे जुलूस निकलते हैं। हमारा बचपन, अनुपम जी, शाही इमाम को जामा मस्जिद से लेके जंतर मंतर तक मार्च करने की धमकी देते हुए, पैलेस्टाइन जिंदाबाद, पूरी दुनिया के मुसलमानों पे कहां कहां अत्याचार हो रहे हैं। यहां तक कि 79 में सीज टू मक्का के दौरान यहां हुआ, उसके बाद जाइडस पोस्टेन में कुछ चपता है, यहां दंगे होते हैं। इस देश में एक जो सबसे पहला राष्ट्र बनता है जो सेंटेनिक वर्सेस पर रोक लगाता है अपने से, ये वो राज्य है। लेकिन किसी भी संगठन ने, इस्लामिक संगठन ने, किसी भी देवबंद, दारुल उलूम से लेकर बरेलवी मकतब और जो बिलरिया और तमाम जगह, आजमगढ़ के बड़े बड़े मदरसे, मुबारकपुर का मदरसा, इन सब में से किसी ने भी उन बेचारे बदकिस्मत अल्पसंख्यकों के लिए एक फतवा नहीं दिया जो बाहर निकला हो। कभी जल्लूस नहीं निकला कि किस तरह से जो उम्मा की बात है, सबसे बड़ी बात है कि ये उम्मा की बात करने वाले ओवैसी और तमाम चीजें, कई बार वो इस तरह की बातें जरूर करते हैं, उनका कारण हो सकता है। लेकिन आज तक क्या आपने कोई ऐसा जल्लूस देखा है जो सिंध की उन 10-12 साल की बच्चियों के साथ जिनके धार्मिक तौर पर रेप किए जाते हैं, उनको मार दिया जाता है? इतनी मतलब उन
शब्दों का इस्तेमाल करना भी शायद किसी सेन माइंड के लिए, लेकिन वो धार्मिक आधार पर किया जाता है। वो अभी एक वीडियो था जिसमें उसकी मां और बच्चे परिवार बाहर शोर मचा रहा है और उसको हाथ पकड़कर वो मुसलमान जो इस्लामिक कट्टरवादी है वो अंदर ले जाते हैं और रेप करते हैं। उस महिला को, बच्ची को सामने दिख रहा है। एक का बाप थाने के सामने शोर मचा के कहता है इससे अच्छा हमको एक दिन में मार दो। बांग्लादेश में रोज तोड़े जाते हैं मंदिर, रोज वो हो रहा है। वो देश है जिसके लिए हमने 71 में जान दी। इसके बाद अफगानिस्तान तो वो है कि जहां कोई दुनिया का देश भी इस्लामिक आइडिया के अलावा वहां रहना तो दूर की बात है, यहां कंधे पर अपनी पहचान यानी एक पीला कपड़ा डालकर उसको निकलना होता है। इन सब में आपको लगता है असदुद्दीन ओवैसी का तो हमको कारण समझ में आता है, ये तमाम लोगों का कारण समझ में आता है, लेकिन ये जो कादियानी के नाम पे उनको नहीं दिया जा रहा, रोहिंग्या के नाम पर नहीं दिया जा रहा, ये जो सेकुलर आइडिया जिसको कहा जाता है, उसको क्या ये लगता है कि उन जगह पर जो क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं या हिंदू हैं, उनकी चीखें इनके कानों में आती है क्या आपको? और मैं एक और जवाब इसका जरूर दीजिए, क्या आपने ऐसा कोई जुलूस या वो देखा है जो मुस्लिम समुदाय ने बरेलवी निकाला हो, देवबंदी निकाला हो, कि वहां उन सिंध की बच्चियों के साथ ये ना किया जाए? देखिए, पहले तो पंडित साहब इसको समझें कि अगर हम पाकिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए, मार खाए, बलात्कार किए गए, लूटे काटे लोगों को अगर हम यहाँ पे शरण दे रहे हैं, तो उसमें ये कहना कि जिन्होंने इनको लूटा, जिन्होंने इनको मारा, जिन्होंने इनका बलात्कार किया, उनको भी शरण दो, ये अपने आप में एक मैं क्या कहूँ इसको, किस तरह की बात है। रही बात जुलूसों की, तो बचपन हमारा मैंने देखा है, मैं यहाँ प्रयागराज में बता रहा हूँ, तभी इलाहाबाद हुआ करता था, और किसी ज़माने में फ़िलिस्तीन में एक मिसाइल गिरती थी तो यहाँ पे सार्वजनिक बसें जल जाया करती थी, सिटी बसेस को जला दिया जाता था, ट्रेनों पे पथराव होता था। और जो आप पूछ रहे हैं कौन सा जुलूस देखा और नहीं देखा, तो साहब टाइगर मेमन की वो जो लाश का, उसके जनाजे का जुलूस मैंने देखा था, क्या भीड़ थी। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिन लोगों को अपने देश में कभी कश्मीर का नरसंहार नहीं नज़र आया, उनको 5000 किलोमीटर दूर बैठ के जावेद अख्तर को गाज़ा पट्टी एकदम साफ नज़र आता है। आप ये इसमें कोई, लेकिन एक बात मैं और भी देखता हूँ इसमें कि कोई आज का फिनोमिना नहीं है पुलिस साहब। ये जब 1920 के दशक में कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया था, तभी कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने बल्कि इस देश के मुसलमानों को समझाया था कि तुम्हारा धार्मिक और तुम्हारा राजनीतिक नेतृत्व, लीडरशिप भारत में ना होके तुर्की में है। आज भी तमाम लोग खिलाफत मूवमेंट को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ समझते हैं, और ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था भी, पर वो भारत में उनके कब्ज़े के ख़िलाफ़ नहीं था, वो तुर्की में उनके इस बात के था कि साहब अंग्रेज़ों की मदद से कमाल पाशा ने उसको हटा दिया था, खलीफा को हटा दिया था। तो हिंदुस्तान में बैठ के जौहर, मौलाना जौहर, उनके भाई तुर्की के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस मौलाना जौहर के नाम पे आज़म खान यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तो ये आज का नहीं है, किस ज़माने में हसरत मोहानी ने, बल्कि पाकिस्तान का अखबार है डॉन, उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल किया इसमें, किस ज़माने में हसरत मोहानी ने कहा था कि एक मुसलमान कम्युनिस्ट हो सकता है या कम्युनलिस्ट हो सकता है, पर नेशनलिस्ट नहीं हो सकता है। 150 साल पहले इस पे भी डॉन ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल किया है कि 150 साल पहले गालिब ने 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको गदर, और उसमें पार्ट लेने वालों को गद्दार कहा। सर सैयद ने कहा, ये तो सावरकर थे जिन्होंने उसको स्वतंत्रता का पहला संग्राम दिया, वरना इस नाम के पहले तो उसको गदर कहा जाता है, जो गद्दार वर्ड से आता है। तो साहब ये तो आज से नहीं, एक ज़माने से चला आ रहा है। आप सर सैयद की 1886-85 की कहा कि लखनऊ की मेरठ की स्पीचेस सुने, आप इकबाल की बातें सुने, आप हसरत मोहानी जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया, आप उनके लेक्चर सुने, आप डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद को सुने, और उसके बाद आप MK गांधी को सुने, तो आपको समझ में आता है कि आज ही नहीं, जिस ज़माने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू की कैबिनेट से रिज़ाइन किया था, उस समय भी उन्होंने कहा था कि आपने जो लियाकत अली खान के साथ जो पैक्ट किया है, ये भारत का, आज़ाद भारत का पहला सबसे बड़ा तुष्टीकरण है। क्योंकि पहले तो होता रहा, अब ये सबसे बड़ा तुष्टीकरण है। और इसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इनकी कैबिनेट छोड़ दी थी। तो ये कहना कि साहब कश्मीर के लिए आंसू नहीं निकलता,
गाज़ा के लिए आपको इतना रोना आता है, ये बात अपने आप में बहुत विचित्र है। लेकिन ये है कि एक बात तो है कि उन्होंने एक ऐसा वोट बैंक बनाया है जिसके चलते पॉलिटिकल पार्टीज़ तो मजबूर हैं ही पुनीत साहब। अगर हमारे आपके जैसे कमेंट्रेटर भी अगर सच कहेंगे तो फिर हमको 1 मिनट में क्रिमिनल कह दिया जाता है, असांप्रदायिक कह दिया जाता है। इस तरह से अगर मैं ये देखूं कि किस तरह से ये जो लगातार हो चुका 4 साल तक इसको फ्रेम करने में लगे, इसलिए लगे क्योंकि उनको मालूम है सरकार को कि कोर्ट में इंच एक सेंटीमीटर लड़ना होगा और उसी के बाद इस पर बात होगी। हालांकि मैं इस चर्चा को और लंबा करना चाहता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से इस पूरे मसले को ये दिखाता है कि 1940 में मुस्लिम लीग को मिले हुए वोटों की अहमियत क्या थी, किस तरह से वोटों को एक ताकत के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हालांकि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा दे रहे थे कैबिनेट से, तभी अंबेडकर उससे 4 साल पहले कह चुके थे कि आबादी का पूर्ण ट्रांसफर, यानी दोनों एक तरफ थे, दोनों एक जैसे आइडिया